अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ असफंदियार ख़ान और आप देख रहे हो असफंदियार ख़ान ऑफिशियल। पाक भारत जंग के बाद जो सूरत हाल जनूबी एशिया में बनी है उस हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान और भारत के बीच में 4 दिन की जारियत के बाद पाकिस्तान के हक़ में क्या कामयाबी आई और इंडिया के साइड पे क्या कामयाबी है, इस हवाले से भी बात करेंगे। जैसे ही जंग शुरू हुई 7 मई, इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया कई मकामात के ऊपर। उसके बाद फिर ड्रोन भेजे गए, ड्रोन को पाकिस्तानी फ़ौज ने गिराए। इसी तरह जंग के दौरान सिफारती कामयाबी जो थी पाकिस्तान को ज़्यादा मिली। एक तो ये कि पाकिस्तान को जंग के बीच 8 मई को IMF की तरफ से 2.30 बिलियन डॉलर्स मिले। और एक तो ये कामयाबी हुई जंग के बीच में, और दूसरी कामयाबी जो है तुर्की पाकिस्तान के कैंप में आया और सपोर्ट दी कि हम हर तरह के सपोर्ट देने के लिए तैयार है, चाहे वो असला हो, चाहे वो डॉलर्स के शक्ल में हो, पैसे के शक्ल में हो। तीसरा, चीन ने खुलकर पाकिस्तान की सपोर्ट की कि हम जो है पाकिस्तान को असला भी देंगे और सपोर्ट भी देंगे। आखिर में क्रेडिट जो है अमेरिका ने लिया। उन्होंने सीज़ फायर के लिए दोनों ममालिक से रब्ता किया। उनके वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने सुबह के टाइम पाकिस्तान के आर्मी चीफ से भी बात की। उसके बाद वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से भी बात की। उसके बाद भारतीय वज़ीर ख़ारजा से भी बात की सीज़ फायर के हवाले से कि आप दोनों के बीच में जो जंग चल रही है ये ख़ित्ते में जो है हद में तवाज़ुन पैदा कर सकता है। तो इसीलिए सीज़ फायर के बाद इंडिया में इंडिया अवाम की तरफ से मोदी गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि सीज़ फायर आपने क्यों सीज़ फायर किया, आपको फ़ायदा क्या मिला कि आपने अमेरिका के नाम पे सीज़ फायर किया। आप पाकिस्तान ने आपके एयर बेसिस तबाह किए, उसके बावजूद आपने पाकिस्तान के ऊपर जो वहाँ के हिंदू इंतहा पसंद हिंदुत्वा जो कि RSS से ताल्लुक़ रखने वाले इंतहा पसंद लोगों ने, ख़ासकर इंडिया के जितनी भी मेजॉरिटी अवाम है, वो इस वक्त इंडिया की हुकूमत पे तनकीद कर रही है कि आप जो है इस जंग में आप नाकाम हुए। आपकी जो फ़िज़ाई बर्तरी जो आप बार बार दुनिया में ये तासुर दे रहे थे कि हमारी फ़िज़ाई जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है वो दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, और इंडिया के अवाम ने ये सवाल उठाने शुरू कर दिए। अगर हम पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए, इंडिया की जनता ने इंडियन गवर्नमेंट से सवाल किया कि हम फाइनेंशियली तौर पे भी पाकिस्तान से काफ़ी आगे है, और असले की दौड़ में भी बहुत ज़्यादा आगे है, और दिफाई तौर पे भी दुनिया के चौथी बड़ी मुल्क है। इसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब दिया गया, उसके बाद इंडिया की जो खामियां थी वो इंडियन अवाम के सामने आई। और साथ ही साथ उन्होंने ये सवाल उठाया कि पाकिस्तान के साथ अगर हम कंपेरिजन करें तो हर हवाले से हम ठीक है। खुदा न खास्ता इंडिया के अवाम ने कहा कि अगर हमारी जंग चीन के साथ छिड़ गई जो कि उनकी दुश्मन है, उनके साथ फिर हमारा क्या होगा कि हम पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर पाए इस जंग में, तो चीन के साथ क्या होगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो कि 60 और 50 की दिहाई में जिस तरह पाकिस्तान जो अमेरिका के लिए जो स्ट्रेटेजिकली तौर पे अहम रहा, इसी तरह इस वक्त चीन के लिए पाकिस्तान की अहमियत ज़्यादा इख्तियार कर गई, क्योंकि एक तरफ अमेरिका जो है वो इंडिया को साउथ एशिया का चौधरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ इसराइल की तरफ से भी सपोर्ट मिल रही है। जिस तरह उनकी अवाम ने भी ये सवाल उठाया कि आपकी जो बेहतरीन दोस्त थे काफ़ी अरसे से, जिस तरह रशिया, ईरान या इसराइल, ये इंडिया की तरफ से ये कहा जाता है कि हमारे करीबी दोस्त है, बेहतरीन सफारती दोस्त भी है, मगर जंग में हमें सपोर्ट नहीं दिया गया। और ना कि ये भी नहीं कहा गया कि जिस तरह तुर्की ने चीन ने पाकिस्तान के हक़ में जो स्टेटमेंट दिए, इसी तरह उनके जो करीबी और जो सफारती दोस्त थे उन्होंने इस तरह खुल की हमायत नहीं की जिस तरह पाकिस्तान के दोस्त ने किए। तो इस तरह चीन जो है इस वक्त इस खित्ते में, साउथ एशिया में, पाकिस्तान को हब जो है शायद वो अपने कैंप में ले जा सके, क्योंकि पाकिस्तान की भी ख्वाहिश है काफ़ी इस्टेब्लिशमेंट के कुछ उसमें
کیمپ میں کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ چین کے کیمپ میں جائے، کچھ جنرلز کی یہ خواہش ہے، کچھ سیاسی پارٹی کے لیڈران کی خواہش ہے کہ وہ امریکن کیمپ میں جائے۔ مگر جو اس وقت حالات بنے اس جنگ میں، جس طرح چین نے پاکستان کا ساتھ دیا، تو میرے خیال سے مستقبل میں چین کے کیمپ میں جانے کے جو امکانات ہیں وہ بہت زیادہ روشن ہوئے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں جو حالات بدلے ہیں وہ اس حوالے سے بدلے کہ یہاں پہ آرمی چیف کی اور فوج کی جو ریپوٹیشن تھی وہ کافی پی ٹی آئی کی تحریک کے بعد، پی ٹی آئی کریک ڈاؤن کے بعد، پی ٹی آئی کی حکومت گرانے کے بعد جو حالات بنے تھے اس ٹائم، آج جنگ سے پہلے یہاں عوام میں فوج کے حوالے سے کافی زیادہ نفرت پائی جاتی تھی اور کافی زیادہ تنقید کرتے رہے سوشل میڈیا کے تھرو، جلسوں اور جلسوں کے ذریعے۔ اسی طرح بلوچ یکجہتی کمیٹی کے حوالے سے، پی ٹی ایم کے حوالے سے، یہ کیونکہ یہ جو تھی انہوں نے عوام میں کافی زیادہ فوج کی جو مرال تھا یا فوج کا جو ریپوٹیشن تھا وہ کافی حد تک ڈاؤن ہو چکا تھا۔ اب جنگ کے بعد ان کا مرال اور بلند ہوا ہے، اور یہ امکانات جو کہ عاصم منیر جو کہ 5 سال کی ایکسٹینشن جو انہوں نے ایک فوجی ایکٹ قومی اسمبلی سے منظور کرایا تھا، ایک ترمیم کی تھی، تو یہ 5 سال ان کے 90% ان کے 5 سال جو ہے ایکسٹینشن کے امکانات روشن ہو چکے ہیں۔ اور اسی طرح پی ٹی آئی اور بلوچ یکجہتی کمیٹی اور ساتھ ہی ساتھ پی ٹی ایم کے اوپر کریک ڈاؤن اور سخت ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پہ فوج کے حوالے سے پورے ملک میں ابھی جو ہے سافٹ کارنر جو ہے عوام کی طرف سے ہے، فوج کو سپورٹ کر رہے ہیں، فوج کے حق میں پورے ملک میں ریلیاں نکالی جا رہی ہے۔ تو یہ جو ہے خطے کے اندر جو تبدیلی آئی ہے اس پہ ہم نے بات کی، اور اسی طرح پاکستان میں جو تبدیلی آئی ہے، جو عمران خان نے اور یا پی ٹی آئی نے جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو تاثر یا جو تحریک یا جو بیانیہ بنایا تھا، اس کو کچھ حد تک جو ہے دھچکا لگا ہے، اور مزید اس حوالے سے پی ٹی آئی کا کیا رد عمل ہوگا، یا بلوچ یکجہتی کا کمیٹی کا کیا رد عمل ہوگا، اور پی ٹی ایم کا کیا رد عمل ہوگا، کہ فوج جو ہے اور مضبوطی کی طرف چلے گئی اور ان کا جو نیریٹو تھا وہ اور مزید مضبوط ہوا۔ اسی طرح ہمارے چینل پہ مزید ویلاگز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔